तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो लूसेंट जीके रहेगा। देख लीजिए लूसेंट जीके। लूसेंट जीके में हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास से आज हम यहाँ आज से हम शुरू करेंगे लूसेंट जीके। और दोस्तों, आपको पता ही है जीके जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और पूरी जीके इससे ही आती है। ठीक है ना दोस्तों, लूसेंट जीके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपको लीड लगा के बस बैठ जाना है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको बोलता रहूँगा, आप बस सुनते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, सुनने से आपको ज़्यादा याद होगा। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में क्या पढ़ेंगे? पहले आएगा भारत का इतिहास। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष यानी कि महाकाव्य में पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष और भारत का देश कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि महाकाव्य में भारतवर्ष कहा गया है भारत को, और पुराणों में भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहते हैं, यानी कि भारत के जो लोग हैं उनको भारतीय कहते हैं, अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने भारत को इंडिका और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद कहा तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यानी कि ये यूनान के लोग हैं, उन्होंने भारत को क्या कहा है? इंडिका कहा है दोस्तों, इंडिका। और मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास की अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। यानी कि भारत के इतिहास को जानने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत हो गया, एक मध्यकालीन भारत हो गया और एक आधुनिक भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 ये है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें से हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत की जानने के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? 4 मुख्य स्रोत हैं। देखिए कौन कौन से स्रोत हैं? 4। पहला आता है धर्म ग्रंथ आता है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। एक बार फिर से बताता हूँ, प्राचीन भारत के जानने के बारे में 4 मुख्य स्रोत हैं। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए, इसमें से हम सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे। धर्म ग्रंथ यानी कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है ना दोस्तों, वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इसमें मंडल के बारे में पढ़ लेना है, कितने मंडल है, कितने सूतक है। देखिए मैं कराता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका अमन। ठीक है, देखिए भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो है वेद। दोस्तों, ये याद करने वाली लाइन है। ठीक है ना, ये एक नंबर के क्वेश्चन में हमेशा आते हैं। जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन। दोस्तों, ये जो है इसको नाम याद कर लेना, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूतक होते हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि आपको ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, टिक लगा रहा हूँ ये वाली लाइन। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का क्या नाम है? सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हर एक नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिल जाता है।
अब आता है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। ठीक है दोस्तों, खील कहा गया है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना कौन से मंडल में दी गई है? तो 10वें मंडल में दी गई है ऋग्वेद के। इसके अनुसार, यानी कि जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, माना जाता है कि ब्राह्मण जो है वो मनुष्य के मुख से निकले हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जो है वो जांघों से निकले हैं, और शूद्र जो है चरणों से निकले हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाली लाइन पढ़िएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला पेज पढ़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम पूरा इतिहास कवर करेंगे, और आपको पूरा इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, एक भी मिस ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि दोस्तों मंत्रों और जो बलि के नियम है ना, वो किसमें है? यजुर्वेद में है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में उपस्थित है। सामवेद के बारे में देखिए दोस्तों, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। दोस्तों ये जो है हर पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पढ़तेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों आपका क्या आता है? अर्थवा, यानी कि अर्थवा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में जो है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप, वशीकरण और आशीर्वाद, और दोस्तों आपके इसमें अनुसंधान, प्रेम विवाह, राजकर्म, मातृभूमि आदि विषयों के संबंध में तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, प्रेम विवाह के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद यानी कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता था। ठीक है दोस्तों, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। नोट देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट पढ़ देना। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुतक और छंद। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।